भाषा का कोई बंधन नहीं है, भाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना भैया मैं आपसे शुरुआत करूँगा। आपकी एक कविता है भोजपुरी की, हमरे गौवा के गाँव रहे। गांव कैसे शहरीकरण के अंधाधुंध दौर में जा रहे हैं और हम अपने आप को कहाँ पा रहे हैं, इसको लेते हुए मैंने कविता लिखी थी। ना ही चाहे कौनो मोबाइल आ फोनवा, वह कौआ के गाँव रहे था, वह गौवा के गाँव रहे, हमारे गौवा के गाँव रहे था। अमन भैया मैं आप पे आता हूँ। उम्मीद करते हैं कि अमन हैं तो फिर प्रेम भी आगे होगा। आपकी एक पंक्ति है, हम तो बूदे अश्क थे। ये 4 लाइनें क्लास 9th में लिखी थी मैंने। ये मतलब आपकी मोमबत्ती 9th में ही जल रही थी? नहीं, मोमबत्ती और पहले जल रही थी, रोशनी धीरे मोमबत्ती और पहले चल रही थी, रोशनी धीरे धीरे 9th तक आ रही थी, रोशनी धीरे धीरे 9th तक आ रही थी। प्रकाश की गति थोड़ी धीमी थी। आपकी एक पंक्ति है ऐसे ही, हल्दी लगी बेटी को और रंग माँ का पीला पड़ गया। हल्दी लगी बेटी को और रंग माँ का पीला हो गया, चूल्हे को ठंडक सी लगी, खाली पतीला हो गया। भैया आपका एक भोजपुरी का शेर, उसमें आप कहते हैं कि बेवफा बन के चला जिए के, बेवफा बन के चला जिए के, वफा के नाम जाम पिए के, वफा के नाम जाम पिए के, लोग पागल बा दूसरे के खून पियले में, लोग पागल बा दूसरे के खून पियले, लोग पागल बा दूसरे के खून पियले में, बाउर का बा शराब पिए के। हाँ तो फिर बाउर का बा शराब पिए में। सो 15 अगस्त के दिन पर बतरस की जो एक महा बैठकी महा एपिसोड हम शूट कर रहे हैं, और पहला भाग हमने आदरणीय चेतना जी और अभिषेक शुक्ल मिश्र जी के साथ किया। बतरस की उस बैठकी का जो दूसरा भाग है, हम 2 और हीरे लेकर के आए हैं, नवोत्पल की भावभूमि से, गोरखपुर यूनिवर्सिटी की भावभूमि से। और मैं फिर से ये बात दोहराऊंगा कि हमने बहुत कुछ सीखा है, समझा है जिन लोगों से, आज भी सीखते हैं, समझ रहे हैं। आज इस भाग में मैंने आमंत्रित किया है आदरणीय श्री विनय मिश्र जी को, विनय मिश्र विनम्र जी, और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं आप डॉक्टर जयकृष्ण अमन। ये अमन जी वही हैं जिन पे पहले भाग में निश्चल जी ने कविता लिखी है, और वो तो उस पर और बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए, बतरस के दर्शकों के लिए विनय जी का थोड़ा परिचय दूं। और ज़्यादातर मेरे लिए परिचय देना बहुत चुनौती का कार्य है, बहुत संजीदगी से मैं चीज़ों को लेता हूं, तो मुझे लगता है कि कौन सा पक्ष कहा जाए, कौन सा पक्ष कैसे कहा जाए। तो विनय जी का जो परिचय है, 2002 में ये कंप्यूटर सिखा रहे थे। 2007 में इन्होंने जिस ब्रांच से MSc किया वो आज भी नया माना जाता है, और बहुत ज़्यादा नया माना जाता है। उसको कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आपकी MSc है वहाँ पे। 2009 में और 10 के आसपास इन्होंने एक ऐसा काम किया जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है। और वो काम क्या है, इन्होंने एक पुस्तक बनाई जो कि डीप फील्ड स्टडी के बिना पॉसिबल ही नहीं था। आप व्यक्तित्व का फलक देखें, इन्होंने एक किताब पब्लिश कराई, 2.5-3-4 साल, मेरे ख्याल से 3 से 4 साल की मेहनत के बाद वो किताब आई, और वो बिना फील्ड स्टडी के पॉसिबल नहीं थी। किताब है वो ईस्टर्न यूपी के मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर है। किताब का नाम है अ डीप स्टडी ऑन ईस्टर्न यूपी मेडिसिनल प्लांट्स। अब वहाँ से इनके बारे में ये भी कहने का मुझे मन है कि आपका जो परिवार है, पीढ़ियों से आपके यहाँ वैद्य वाला काम होता है। तो आप एक बार प्रोफाइल को देखें कि कैसे मेडिसिनल प्लांट्स पे आपकी स्टडी हो रही है वेस्टर्न मेथोडोलॉजी में। परिवार में पीढ़ियों से आपके वैद्य का कार्य है, तो बहुत गहराई से जो ईस्टर्न या इंडियन जो एक्सपीरियंस है वो भी आपने आत्मसात किया है। इसके बाद आपकी प्रोफाइल आगे पहुंचती है तो आप बैंक के मैनेजर होते हैं। UTI बैंक का नाम था, जिसे आज हम एक्सिस बैंक कहते हैं। बाकायदा ये बैंक मैनेजर रहे हैं, और फिर इनका जो रुझान है, जो कि होना ही था, ऑकल्ट साइंस में आया। और अभी आप ज्योतिष के कोई प्रश्न पूछ लीजिए इनसे, आप हीलर भी हैं। कुंडली तो आप ऐसे बाँचने लगते हैं जिस तरीके से बाकी ज्योतिषी नहीं बाँचते हैं, मैंने देखा है बहुत करीब से। आप रेकी मास्टर भी हैं, PLR भी करते हैं, और NLP के भी आप मास्टर हैं, NLP भी आप करते हैं, हील भी आप करते हैं। अभी कल हम लोग अपने घर पे जैसे बात कर रहे थे, और बातों बातों में जो रात में आपने प्रयोग किया और जिसका
असर हमें दिखा। तो ये जानबूझ के मैं ये चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ। और एक और पक्ष जिसमें आज हम बात करेंगे, खासकर हिंदी की कविताएं हों, गीत हों, इंग्लिश की कविताएं हों, या भोजपुरी में गज़ल लिखना हो, ये विनय मिश्र विनम्र जी की कलम से आती है। तो बतरस के बैठके में भैया मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने जो दूसरे मेहमान हैं, एक परिचय तो मैंने छोटा सा दे ही दिया, हालांकि वो परिचय है नहीं, वो थोड़ा सा हंसी मजाक का परिचय हुआ। और कई बार कविता लिखी जाती है तो चीज़ें गढ़ी जाती हैं, मैं आपकी तरफ से जस्टिफाई कर रहा हूँ। तो आप हैं हमारे डॉक्टर जयकृष्ण मिश्र अमन। कैंपस के दिनों में जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे तो हम आपको तब याद करते थे जब हमें प्रेम पे कविता सुननी होती थी। और अब जो है आपने हिंदी से डॉक्टरेट कर लिया, और इनके बारे में मंचों से ये कह दिया जाता है कि 20 साल 22 साल के अनुभव के बाद भी जो इनके साथ के लोग हैं वो कहते हैं कि ये अबूझ रहस्य हैं, और इनको इस रहस्य का आवरण बनाने में मज़ा भी आता है, ऐसा लगता है कई बार। इनकी 2 किताबें भी प्रकाशित हुई। एक बुद्ध के बहाने से, आप शीर्षक देखें, बुद्ध के बहाने से, बहाना भी लेते हैं तो वो बुद्ध के लेवल तक का बहाना लेते हैं। और दूसरी किताब जो इनकी प्रकाशित हुई है, कविताओं का संकलन है, वो गादियों के शहर से, बहुत शानदार संकलन है। तीसरे संकलन पे भी आप काम कर रहे हैं, और संप्रति आप नवोदय विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अमन भैया। धन्यवाद श्रीश। इस एपिसोड की खास बात होगी कि भाषा का कोई बंधन नहीं है और भाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विनय भैया, मैं आपसे शुरुआत करूँगा। आपकी एक कविता है भोजपुरी की, बहुत मार्मिक कविता है, और आप अपील करते हैं उस कविता में कि हमरे गांव के ना, हमरे गौवा के गांव रहे था, हमरे गौवा के गांव रहे था। ये कविता हमने लिखी थी। एक जो आजकल परिवेश बदल रहे हैं, गांव कैसे शहरीकरण के अंधाधुंध दौर में जा रहे हैं और हम अपने आप को कहाँ पा रहे हैं, इसको लेते हुए मैंने कविता लिखी थी। और सबसे खास बात ये भी रही कि ये कविता जो है कि एक मंच से मैंने जब कही, और लगातार ये कविता ने 3-4 मंचों को जो है कि शुरुआत करा दी। अरे वाह। मैं 3-4 कवि सम्मेलन हो गए इस कविता के लिए। तो ये बड़ी इसके साथ उपलब्धि रही। वो तो ये गणेश कविता है। हाँ, तो था कि नहीं, चूंकि मैंने जो देखा, हम तो जो देखते हैं अपने सरल भाषा में वही लिख देते हैं। हमको लिखने को कुछ आता नहीं है। अच्छा। जो देखते हैं वही अपने भाषा में लिख देते हैं। अच्छा। कि उहे नहिया से नहिया, वो अंगना आकुइया, उहे निबिया के छाँव रहे द, हमरे गौवा के गाँव रहे। उहे नहिया से नहिया, वो अंगना आकुइया, उहे निबिया के छाँव रहे द, हमरे गौवा के गाँव रहे द। अखिया से असुआ के लोर ढरियावे, सजना के पतिया सजनिया पढ़ावे। सजना के पतिया, गांव की औरत, उसको पढ़ने नहीं आ रहा है। तो अखिया से असुआ के लोर ढरियावे, सजना के पतिया सजनिया पढ़ावे, ना ही चाहे कौनो मोबाइल आ फोनवा, वह कौआ के गाँव रहे द, वह गौवा के गाँव रहे, हमरे गौवा के गाँव रहे द। अमवा की बारी में दोपहर के जुनवा, अठुली टिकोरा के कई सगुनवा। अमवा के बारी में दोपहर के जुनवा, अठुली टिकोरा के कई सगुनवा, केने बाटे हमरी बिहवा के जतरा, अब्बो उच्चाव रहे द, अब्बो उच्चाव रहे द, हमरे गौवा के गाँव रहे द। अक्सर गांव में संयुक्त परिवार की प्रथा है और अभी काफी हद तक चल रही है। तो उस चीज को एक व्यक्ति कैसे जो है कि जी रहा है बचपन में, और क्या लगाव है कि नतिया के बेटा उ काकी के गरिया, बड़ भैली जेकर पकड़ के अंगुरिया। नतिया के बेटा उ काकी के गरिया, बड़ भैली जेकर पकड़ के अंगुरिया, काका की डर से अचरवा के छहवा, उहे लगाव रहे द, उहे लगाव रहे, हमरे गौवा के गाँव रहे। जन्मे में सोहर, बियाहे में गारी, छुतिया बरावत उकुल पटीदारी।
जन्मे में सोहर, जन्मे में सोहर, बियाहे में गारी, छुतिया बरावत उकुल पटीदारी, छोटका लपेटना चिरगना, ये सब नाव रहे द। यह सब ना ये सब ना हो रहे हाँ, हमरे गौवा के गाँव गाँव रहे। रहे गोबरा से डाढ़ा बनावे ले माई, गोबरा से डाढ़ा बनावे ले माई, गोबरा दाढ़ा। से डाढ़ा जो गोबर से स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है गाँव में, हाँ, तो गोबरा से डाढ़ा बनावे ले माई, हाँ, उखिया के रसवा उचौरे के लाई, गन्ने का रस, आ कुछ मत बदला तू गौवा में हमरी, आहा, वह सुंदर स्वभाव रहे द। स्वभाव रहे हमरे गौवा के गाँव रहे कुछ मत बदला, ना, कुछ मत बदला तू गौवा में हमरी, वह सुंदर स्वभाव रहे द। हमरे गौवा के गाँव रहे। क्या बात है, क्या, और भी इसमें भावनाएं हैं। हाँ 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 हाँ। अमन भैया, मैं आप पे आता हूँ, आपके पास आता हूँ। मैंने पहले ही कह दिया है कि जब हमें प्रेम पे कविता सुननी होती थी तो हम आपके पास पहुँचते थे। अब वो सब प्रेम का आपने क्या किया वो आप जाने, लेकिन अमन है तो प्रेम अमन है तो हाँ हाँ, उम्मीद करते हैं कि अमन है तो फिर प्रेम भी आगे होगा। आपकी एक पंक्ति है जिसमें आपने लिखा है कि हम तो बूंदे अश्क थे। तो आंसुओं पे एक कविता है और आंसुओं के बहाने फिर आप जहाँ तक पहुँचते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ आप सुनाएं वो कविता। ये मेरा ख्याल है कि शायद पहली रचना है उस दौर की, अच्छा, कि जिन्हें मैं मंचों पे पढ़ा करता था। और अच्छा। एक तरह से जब मुझे बुलाना होता था तो इन्हीं 4 लाइनों से लोग बुलाते थे। अच्छा, और अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये 4 लाइनें जो हैं ये शायद मैंने क्लास 9th में 9th में, क्लास 9th में लिखी थी मैंने ये। मतलब आपकी मोमबत्ती 9th में ही जल रही थी, हाँ, तो तब से काफी पिघल अनुभवी व्यक्ति हैं। नहीं, मोमबत्ती और पहले जल रही थी, रोशनी धीरे मोमबत्ती और पहले चल रही थी, रोशनी धीरे धीरे 9th तक आ रही थी। रोशनी धीरे धीरे 9th तक आ रही थी। प्रकाश की गति थोड़ी धीमी थी। बहुत बढ़िया। वोल्टेज जैसे से बढ़ा, प्रकाश उससे बढ़ने लगा। तो हम तो बूंदे, हाँ, वो 4 लाइनें ऐसे हैं कि कई बार हम लोगों को देखते हैं और तुलना करते हैं, और हम विचार करते हैं कि हम कहाँ थे, कहाँ पहुँचे, कहाँ रह गए, और दूसरा कहाँ था, कहाँ पहुँचा, कहाँ रह गया। हाँ, मतलब अनजाने में एक तुलना होती है, अनजाने में एक तुलना हो जाती है, जाने अनजाने। तो हम तो बूंदे अश्क थे, तुम पयामा हो गए। क्या बात है। हम तो बूंदे हम अश्क तो बूंदे थे, अश्क थे, आंसुओं की बूंद जिसे बिल्कुल निचोड़ कर फेंक दिया जाता है। और तुम पयामा हो गए, एक संदेश हो गए, लोगों के लिए एक प्रतिमान हो गए। ओह, तो हम तो बूंदे अश्क थे, तुम पयामा हो गए, तुम बहारों में, तुम बहारों में, सफर में हम खरामा हो गए। क्या बात। तुम बहारों में, हम सफर में, सफर में हम खरामा हो गए। हम दोनों सफर में चले थे, लेकिन तुम्हारा सफर जो है वो बहारों में है, और मैं कहीं दूर अकेला एकांत किनारे। तुम बहारों में, तुम बहारों में, सफर में हम खरामा हो गए, सफर में हम खरामा, और दास्ताने जिंदगी पर अपनी कलम कुछ यूं चली, दास्ताने जिंदगी पर अपनी कलम कुछ यूं चली, कि द्वारका के कृष्ण तुम और हम सुदामा हो गए। क्या बात। बहुत पुरानी रचना है ये। तो मतलब मंचों पे जब आपको बुलाना होता है तो हाँ, ऐसे बुलाते हैं। ठीक बुलाते हैं। भैया, मुक्तक की बात चली है तो आपकी एक ऐसे ही आपकी एक मुक्तक है कि शायद हिंदी में है, जहाँ पे आप कहते हैं कि आपकी बद्दुआएं, आपकी बद्दुआएं, कुछ ऐसा आप कहते हैं उसमें। उसमें है कि मुक्तक ऐसे होते हैं ना कि जब आदमी बहुत सारी चीज़ों को थोड़े से समेट के बोलना चाहता है तो फिर वो मुक्तक ही होता है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। कि आपकी बद्दुआएं भी हमारे काम की हैं, आपकी बद्दुआएं भी हमारे काम की हैं, आपकी बद्दुआएं भी हमारे काम की हैं, हुई सुबह है इंतजार अभी शाम की है, और लिख के चुपके से फाड़ देते थे कसकते हुए, लिख के चुपके से फाड़ देते थे कसकते हुए, पता चला है चिट्ठियां हमारे नाम, पता चला है चिट्ठियां हमारे नाम की हैं। ओ हो, आपकी बद्दुआएं भी हमारे काम की है। थोड़ा सा भाव बदलते हैं भैया, मैं आप पे आ रहा हूँ। और कभी कभी हम बहुत कुछ गहरा कह जाते हैं और वो इतना गहरा है कि सबकी गहराइयों में उतरता है। तो आपकी एक पंक्ति है ऐसे ही, हल्दी लगी बेटी को
और रंग माँ का पीला पड़ गया। अक्सर ही होता है श्रीश, और आजकल हम अक्सर देखते हैं कि हमारी उम्र के भी, नई उम्र के अपने माँ बाप पर एक उंगली सी उठाते हैं कि आपने हमें दिया क्या, आपने हमें दिया आपने क्या। हमें दिया क्या। हम ये भूल जाते हैं कि हमें वो पिता ने अपने फटे हुए बनियान के साथ वो वायुमंडल दिया जिसमें हम साफ सांस ले सके। हम वो कतरा कतरा दूध भूल जाते हैं जिससे हमारी मांसपेशियों का, शरीर का निर्माण हुआ, और हम रहते हैं उसी प्रश्न पे कि तुमने हमें दिया क्या, तुमने हमें क्या दिया। हम ये नहीं सोच पाते कि हमने क्या किया। तो वहाँ से वो 4 पंक्तियाँ थी। शुरुआत की 2 पंक्तियाँ बेटी के लिए थी और आखिर की 2 पंक्तियाँ बेटे के लिए थी। अच्छा अच्छा। अब माँ एक ही है, उस बेटी की भी और बेटे की भी। बेटी और माँ का क्या संबंध है, और वहीं बेटा किस तरह के प्रश्न चिन्ह उठा रहा है कि हल्दी लगी बेटी को और रंग माँ का पीला हो गया। क्या बात है। हल्दी लगी बेटी को और रंग माँ का पीला हो गया, चूल्हे को ठंडक सी लगी खाली पतीला हो गया। क्या बात है। चूल्हे को ठंडक सी लगी। हल्दी लगी बेटी को और रंग माँ का पीला हो गया, चूल्हे को ठंडक सी लगी खाली पतीला हो गया। और बेटे को देखें कि उसने कल बटुए के पैसे को मुकद्दर कह दिया। वाह। उसने कल बटुए के पैसे को मुकद्दर कह दिया। जाने क्यों ये सुन के आंचल माँ का गीला हो गया। जाने क्यों ये सुनकर माँ का आंचल माँ का गीला हो गया। बहुत संवेदना है। ये रचना ऐसी है भैया कि इसको सुनने के बाद ना फिर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। माँ, बहन, खुद, अपना व्यक्तित्व सब दिखेगा, सारे आईने खुल जाएंगे। और हम कई बार हम ये सोचते हैं अलग अलग चिंताएं घर परिवार की, लेकिन माँ की चिंता हमेशा वही रहती है। 4 पंक्तियां यहाँ से मैं कहूँगा कि मिल मिला के हंसना रोना और क्या, मिल मिला के हंसना रोना और क्या, जिंदगी के मायने हैं और क्या, जिंदगी के मायने हैं और क्या। हाँ हाँ। मिल मिला के हंसना रोना और क्या, जिंदगी के मायने हैं और क्या, और शहर में क्या खाते होंगे मेरे बच्चे, शहर में क्या खाते होंगे मेरे बच्चे। बूढ़ी माँ अब सोचती है और क्या। क्या बात। बूढ़ी माँ सोचती है क्या चिंता है। जी 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 जी। आपकी एक गज़ल है विनय भैया, और उसका शुरुआत ऐसी होती ना, हम 7वें आसमान पे थे। हाँ ऐसे कुछ है। हाँ तो उसका ऐसे ही कुछ आप कब 7वें आसमान पे थे, क्यों थे। हाँ। इसी गजल में पता चलेगा कि, कि हम 7वें आसमान पे कब थे। हाँ। कि हम भी 7वें आसमान पे थे। हम भी 7वें आसमान पे थे जब किराएदार तेरी मकां के थे। जब किराएदार तेरी मकां के थे। हम भी 7वें आसमां पे थे जब किराएदार तेरी मकां के थे। और सच तो गवाही के दिन पता चला। सच तो गवाही के दिन पता चला। तुम मेरे हो हम इसी गुमा में थे। मेरे हो हम इसी गुमा में थे। सच तो गवाही के दिन पता चला। कोर्ट में क्लियर हुआ। तुम मेरे हो हम इसी गुमा में थे। और जैसे माँ के ऊपर अभी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो माँ जब हमारी नहीं रही तो ये अचानक उसमें ऐड हुआ कि दूर होके समझा माँ के गालियों का मतलब। दूर होके समझा माँ की गालियों का मतलब। दूर होके समझा माँ के गालियों का मतलब। कितनी दुआएं उसके बद्दुआ में थे। कितनी दुआएं उसकी बद्दुआ में थी। और अभी जैसे इश्क की बात चली है। हाँ। तो इश्क में क्या मानना है कि इश्क में जो तपे सब खरे हो गए। इश्क में जो तपे सब खरे हो गए। और जो नहीं तपे सब धुआं में थे। जो नहीं तपे सब धुआं में थे। आपने इसकी बात ही कर दी भैया। अपना देश तो ऐसा है जहाँ प्रेम की परीक्षा देनी पड़ी है, और सामने से उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता उस परीक्षा को, लेकिन भीतर भीतर सबको लगता है कि ठीक ही है, परीक्षा होनी चाहिए। तपना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, तपना तो पड़ेगा ही।
तो अमन भैया, आपकी एक लाइन है जिसमें आप लिखते हैं कि पाकीज़गी का हमसे वो हिसाब मांगते हैं। कौन सी परीक्षा दे रहे थे? एक छोटी सी बात यहाँ याद आ रही है। जैसे तुमने कहा ना कि प्रेम की बात, भी अभी प्रेम की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जो प्रेम तक नहीं पहुँचे वो सब धुएं में थे। धुएं में थे, है ना। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अधूरे प्रेम की जो प्रेमिकाएं होती हैं ना, अधूरे प्रेम की जो प्रेमिकाएं होती हैं वो ख़ास तौर से साहित्य के क्षेत्र में, भावनाओं के क्षेत्र में वो जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा होती हैं। हाँ, मतलब अधूरी प्रेमिकाएं मुकम्मल प्रेरणाएं होती हैं। अधूरी प्रेमिकाएं जो है, अधूरी प्रेम की प्रेमिकाएं वो मुकम्मल प्रेरणा होती हैं। हाँ। पूर्ण प्रेम में तो जाके आपका विलय हो जाता है ना। हाँ 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 हाँ। खैर, अक्सर जो सवाल उठाए जाते हैं ना कि प्रेम में तुमने क्या दिया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। तो वहाँ से ये 4 पंक्तियाँ हैं कि पाकीज़गी का हमसे वो हिसाब मांगते रहे। क्या बात है। पाकीज़गी का हमसे वो हिसाब मांगते रहे, गंगा समय बहता रहा, तालाब मांगते रहे। क्या बात है। पाकीज़गी का हमसे वो हिसाब मांगते रहे, गंगा समय बहता रहा, तालाब मांगते रहे, गीली गज़ल थी जिंदगी, लिखने का होश था कहाँ। गीली गज़ल थी जिंदगी, लिखने का होश था कहाँ। पन्ने सभी बिखर गए, किताब मांगते क्या रहे। बात है, क्या बात है। पन्ने सभी बिखर गए, किताब मांगते रहे। अरे गज़ल अपने आप में एक मुकम्मल विधा है भैया, और बहुत सारी चीज़ें इश्क में, प्रेम में, तड़प में बहुत कुछ हम नहीं कह पाते, तो गज़ल के बहाने हम कहने की कोशिश करते हैं। आपकी भोजपुरी में एक गज़ल है और उसका शीर्षक ऐसे बनता है ना, अखियाँ जब जब मिलावल गई। भोजपुरी की गज़ल है ये। हाँ हाँ। गज़ल होती है इसीलिए कि हम अपनी बातों को जो है कि कह सकें। जी जी जी। कि ऐसे है कि आँख जब जब मिलावल गइल बा, आँख जब जब मिलावल गइल बा, जब जब मिलावल गइल बा, दर्द दिल के बढ़ावल गइल बा, दर्द दिल के बढ़ावल गइल बा। हाँ हाँ। आँख जब जब मिलावल गइल बा, दर्द दिल के बढ़ावल गइल बा, आ साँच ना हो जे फोटो में लौके। साँच ना है जे फोटो में, साँच ना हो जे फोटो में लौके। हाँ, उ तो जबरी हंसावल गइल, वो तो जबरी हंसावल गइल बा। हाँ हाँ हाँ। साँच ना हो जे फोटो में लौके, उ तो जबरी हंसावल गइल बा। भैया जी स्माइल। हाँ, भैया जी स्माइल। भैया जी स्माइल वाला है वो तो। भाई क्या हाल चाल है? बहुत साँच ना है। हाँ। साँच ना है, साँच ना है जे फोटो में लौके, उ तो जबरी हंसावल गइल बा। आ काट फिर से धंसावल जाई, काट फिर से, काट फिर से धंसावल जाई, फूल दे के बुलावल गइल बा। फूल दे के बुलावल गइल बा। काट फिर से धंसावल जाई, हाँ। फूल दे के बुलावल गइल बा। अरे कब्बो जवन बेशकीमत, ओकर कीमत लगावल गइल बा। ओ, रहे कब्बो जोन बेस कीमत, ओकर कीमत लगावल गइल बा। आई मदारी के चेला हुए, ई मदारी के चेला हुए, ई मदारी के चेला हुए, ई मुआ के जियावल गइल बा। मुआ के जियावल गइल बा, एकर कोनो ईमान नहीं बा। ई मदारी के चेला हुए, ई मुआ के जियावल गइल बा। टेढ़ भइल बा नाई अनेरे, टेढ़ भइल बा नाई अनेरे, अंसो हाथे नहीं टेढ़ भइल बा। बहुत टेढ़ आदमी बा भाई, कुछ कारण बा। कुछ कारण है। हाँ, टेढ़ भइल बा नाई अनेरे, ए पर गरहन जगावल गइल बा। गरहन जगावल गइल। सब लोग उसी को कह रहे हैं, तो क्या करेगा, उसको मजबूरी है टेढ़ होना। टेढ़ भइल बा नाई अनेरे, ए पर गरहन जगावल गइल बा। और लास्ट में हम दे रहे हैं, एक गांव से निकल के पूरे विश्व परिदृश्य की चीजों को मैं दे रहा हूँ। एक गांव के राजनीति, ये राजनीति को एक गांव से निकल रही है और पूरे विश्व में यही हो रहा है कि मात्र 2 लाइन में पूरे विश्व को मैं समेटा हूँ। चाहे किसी लेवल की राजनीति, किसी लेवल की राजनीति हो, कि तू केहू, तू केहू, तू केहू, सब अलग अलग, तू केहू, तू केहू, तू केहू,
ये अगिया लगावल गई। यह अगिया लगावल लगावल गेल बा। तुम कोई और हो, तुम कोई और हो, तुम कोई और हो, यह अगिया लगावल गया। यहाँ भाई तुम ये हो, उसके ऊपर उठिए। यही राजनीति। तो कहीं भी चले जाइए तो 2 ही लाइन में सारी राजनीति है, तू केहू, तू केहू, तू केहू, ये अगिया लगावल गई। विनय भैया की रचनाओं में भैया मैं महसूस करता हूँ कि जैसे तुकांत की जो रचनाएं हैं इनकी, जो शब्द ये उसमें मतलब डालते हैं ना, चुना गया वो तो सभी करते हैं, लेकिन वो इतना सहज होता है कि जैसे उसी पे गिरता ही है, वो उसी के लिए होता ही है। ये बड़ी खास बात है भैया आपके कविताओं की। एक अमन भैया, अभी अपना जो पहला भाग है इस महा एपिसोड का, उसमें चेतना जी ने भी रोटियों पे बात कही थी। अमूमन जब हम रोटी पे कविता लिखते हैं या रोटी कविता में आ जाती है तो उसको भूख से जोड़ते हैं, अभाव से जोड़ते हैं, जिंदगी की आपाधापी और यथार्थ से जोड़ते हैं। लेकिन एक कवि के तौर पे जब आप रोटियों पे लिख रहे हैं तो आपने बिंब विधान ही बदल दिया है उसका। मैं कविता आपकी पढ़ रहा था वो, और उस कविता का शीर्षक है प्रेम में डूबी औरत। उसमें जो रोटियों का प्रयोग है विनय भैया, आप देखिए। फिर वही बात आ जाती है कि प्रेम तक। हाँ, आप कवि तो प्रेम के ही हैं, मतलब उससे कैसे भागेंगे आप। रोटी को आमतौर पर भूख का, क्रांति का, विद्रोह का अलग अलग हाँ, तरह का प्रतीक क्रांति कहा गया, विद्रोह। पर जी, जो जी, मैंने जी। देखा कविता देखें कि प्रेम में डूबी औरत पेड़ों के तने नहीं कुरेदती। प्रेम में डूबी औरत पेड़ों के तने नहीं कुरेदती, दीवारें भी नहीं रंगती ऐतिहासिक इमारतों की। दीवारें भी नहीं रंगती। कलाई को ब्लेड से कुरेद कर कोई नाम भी नहीं लिखती। प्रेम में पड़ी औरत रोटियां बनाती है। क्या बात। प्रेम में पड़ी औरत रोटियां बनाती है। प्रेम में पड़ी औरत रोटियां रोटियां बनाती ये है। प्रयोग है। उसकी रोटी की गोलाई देखकर तुम जान सकते हो उसके प्रेम की गहराई। वाह, क्या बात है, क्या उसकी रोटी की गोलाई, उसकी रोटी की गोलाई देखकर तुम जान सकते हो उसके प्रेम की गहराई। पति या बच्चे की थाली में धीरे से सरकती हुई रोटी, पति या बच्चे की थाली में धीरे से सरकती हुई रोटी तुम्हें समझा सकती है समर्पण। क्या बात है। रोटी के सोंधेपन में तुम्हें नजर आ सकती है इश्क की खुशबू। रोटी के सोंधेपन में रोटी के तुम्हें सोंधेपन नजर में आ सकती तुम्हें है नजर आ सकती है इश्क इश्क की की खुशबू। क्या क्या खुशबू है। रोटी प्रतीक नहीं, सिर्फ भूख या क्रांति की पूरा का पूरा कैनवास है प्रेम का। क्या बात है। रोटी प्रतीक नहीं, रोटी प्रतीक नहीं, सिर्फ भूख या क्रांति की पूरा का पूरा कैनवास है प्रेम का। पूरा का पूरा कैनवास है। कैनवास है प्रेम का। अब इन पंक्तियों को लिखने के लिए ना कवि को भी प्रेम में ही होना पड़ेगा, और ये सायास प्रेम की बात नहीं है जो अनायास प्रेम हो जाते हैं, जिसमें हम सब कुछ से प्यार करने लग जाते हैं, ये सबसे जुड़ जाते हैं। एक वननेस का जो एक वो, उसके बाद ये सब चीज़ें आती हैं। भारत किसानों का देश है भैया, और किसान वो उगाता है जो बेशकीमती है। मार्केट उसका औने पौने दाम लगाता है, और वो जो लगाता भी है वो भी उस तक नहीं पहुंचता। आपकी एक रचना है भैया भोजपुरी में, जहाँ पे आप लिखते हैं कि धरती ना पारस पत्थर है। भैया किसान ऐसा है ना कि मैंने इस गीत, एक गीत है ये भोजपुरी का, और इस गीत में मैंने दिखाया है कि जो मैंने महसूस किया है जी जी जी, कि एक व्यक्ति जो है, एक किसान जो है, वो कितनी बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहा है और कैसे निभा रहा है। न उसको कोई सब्सिडी है, न उसको कोई मंथली है, कुछ नहीं है। अपने चीज़ों को पूरे आसमान के नीचे फेंक दे रहा है, पूरी थाती, और छोड़ दे रहा है उसके ऊपर। फिर वो उससे क्या निकालेगा, उसको मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, इसका भी कोई आसरा नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने इसलिए किसान को जादूगर बताया है। कितना बड़ा जादूगर है। इस गीत में मैं इसको थोड़ा सा तरन्नुम में प्लीज प्लीज बोलना चाह रहे हैं, जैसे हम सुनते आए हैं आपसे। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा तरन्नुम में मैं जी 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 इसको पढ़ूंगा कि
ई किसान ना जादूगर हा, धरती ना पारस पत्थर हा। पारस पत्थर ऐसा पत्थर जिसमें कि छू के सोना बना दे, हाँ लोहा जो है कि सोना बन जाए। सोना बन जाता है। तो कैसे यह धरती पारस पत्थर है और कैसे किसान जादूगर है, ये अगली लाइन में मैं आपको दे रहा हूँ कि ई किसान ना जादूगर है, धरती ना पारस पत्थर है, लोहा जस बिया बोवेला, सोना फसल उगावेला। धरती पारस पत्थर हो गई, ये किसान जादूगर है। लोहा फेंक रहा है और सोना निकल रहा है कि लोहा जस बिया बोवेला, सोना फसल उगावेला। मेहनत वाला मंत्र से दुनिया के भूख मिटावेला। मेहनत वाला मंत्र से दुनिया के, वो जादूगर है जिसका मंत्र है मेहनत का, कोई काट ही नहीं। इतना बड़ा जादूगर है, इतना बड़ा मंत्र जान रहा है जिस मंत्र का कोई आज तक काट ही नहीं बने, कि मेहनत वाला मंत्र से दुनिया के भूख मिटावेला। और किसान कब कब देश को भी संभाला है, देश को एक नई दिशा दिया है, और उसके बावजूद भी क्या कर रहा है, अपने मस्ती में है कि पेट काट के रही जाला, जब देश भूखमरी झेलेला। पेट काट के रही जाला, जब देश भूखमरी झेलेला। माटी के फाटल छाती पर आग से जाके खेलेला। जेठ जरावे पूस पढ़ावे, जेठ जरावे जेठ जरावे पूस पढ़ावे, सावन घन झरावेला। ई किसान मेहनत वाला मंत्र से दुनिया के भूख मिटावेला। अगला बंद कि मेह के दौरी का होला, मेह के दौरी कहल जाला यानी कि अथक परिश्रम, कि मेह के दौरी का होला, पूछा बेवाई के फाटल से। पैर में एड़िया फट जाती है तो मेह के दौरी का होला, पूछा बेवाई के फाटल से। सुख कपड़ा नया पहिर लाके, पूछा पेवन की साटल से। जो पैबंद लगाया था उससे पूछिए कि नया कपड़े का मजा क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कि सुख कपड़ा नया पहिर लाके, पूछा पेवन के साटल से। जूता जोड़ा गमछा नाही, जूता जोड़ा जामा नाही, बस गमछे माथ संवारेला। मेहनत वाला मंत्र से दुनिया के भूख मिटावेला। अंत में किसान की उस स्थिति का मैंने वर्णन किया है। काम के समय क्या कर रहा है कि चाम घाम में जारी जारी, चाम घाम में जारी जारी। देख कैसे धूप पे चमड़े कैसे रंग को परिवर्तन, पूरे देश के रंग को मैंने दिया है। ये स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे ये पॉडकास्ट हो रहा है और इस पूरा देश का जो रंग है, किसी ने बोला रंग दे बसंती चोला, किसी ने तिरंगे को बोला। एक किसान वह कैसे इस देश को रंग रहा है उसको मैंने दिया है कि चाम घाम में जारी जारी, खेती के हरिहर कर देला। अरे अपना चमड़ा जला जला के खेतों को खुद हरा हो रहा है, हाँ, हरा कर रहा है। कि चाम घाम में जारी जारी, खेती के हरिहर कर देला। मड़ई में चांद उतारेला, कोना कोना सब भर देला। मड़ई में चांद उतारेला, मड़ई में चांद उतारेला, कोना कोना सब भर देला। चैता चैती फगुआ होरी,
तब कजरी खूब सुनावेला, मेहनत वाला मंत्र से दुनिया के भूख मिटावेला। बहुत बहुत उम्दा भैया, बहुत उम्दा। ये हमारे देश के किसान हैं। अभी तो हम लोग किसानों पे निबंध लिख रहे हैं, किसानों पे खबरें पढ़ते हैं, लेकिन किसान कैसे अपना चमड़ा जला रहा है हाँ, और हमें वो हरा भरा पौष्टिकता थाली तक पहुंचा रहा है, नहीं पहुंच पाते वहाँ तक। कुछ ऐसे कंसर्न है भैया, आपके पास एक कविता है, मैं उस पर आपको लेके जा रहा हूँ, जिसमें आपने लिखा है, उम्मीदों आसरों सपनों से हम इलाहाबाद हो आए। मुझे बताइए भैया, कैसे कैसे इलाहाबाद हो आए? ये मुक्ति की कविता है। अच्छा। जैसे निश्चल व्यास साहब की बात हुई होगी तो निश्चल व्यास ने कहा होगा कि वो प्रेम लिखता है और तीरगी हो जाती है। तीरगी का मतलब एक धुंधलका, एक धुंधलापन, एक अंधेरा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हम सब एक अंधेरे से निकल के, फिल्म का गीत भी है ना, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध में एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। तो अब वो अपने अपने चुने हुए धुंध हो सकते हैं। जी 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 जी। तो प्रेम और वो धुंध, उन दोनों को मिलाकर के बात थी कि उम्मीदों आसरों सपनों से हम आज़ाद हो जाएं। क्या बात। उम्मीदों आसरों सपनों से हम आज़ाद हो जाएं, आज़ाद हो जाएं। मिलो जो कुंभ सी तो हम इलाहाबाद क्या हो बात जाएं। है, क्या बात। मिलो जो कुंभ सी हाँ। तो हम इलाहाबाद हो जाएं। हाँ। उम्मीदों आसरों सपनों से हम आज़ाद हो जाएं, हाँ। मिलो जो कुंभ सी तो हम इलाहाबाद हो जाएं। और बहुत बिखरे हैं हम अपनी ही कतरन में सखीरी सुन। बहुत बहुत बिखरे हैं हम बहुत अपनी ही कतरन में सखीरी सुन। सखीरे सुन, तू अपने प्यार से सिल दे तो हम दिलशाद हो जाएं। क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात। ये बेसिकली वही प्रेम और फिर अपने भीतर के अंधेरे में उस प्रेम का समागम। भीतर के अंधेरे। एक तन्हाई वाली कविता है आपके पास। तन्हाई सिर्फ अगर देखोगे श्रीश तो एक कविता में नहीं है, वो एक तरह का केंद्र बिंदु है ना। चाहे प्रेम की बात कर रहे हो या तीरगी की बात कर रहे हैं या कहीं की भी, मेरे लिए वो जो तन्हाई है वही सारी कविताओं का और सारे विचार चिंतन का केंद्र है। अब ये तन्हाई वो वाली तन्हाई नहीं जो आजकल फैशन में लोग कहते हैं अरे हम तो बड़े अकेलेपन में हैं। तो ये वो शारीरिक वाला अकेलापन नहीं है, ये वो भीतर का अकेलापन है ना, अंदर का अकेलापन है। आप भीड़ में होते हुए भी उस अकेलेपन को महसूस कर सकते हैं। तो ये उसकी बात है। तो उस पर एक 4 लाइनें थीं कि सुना है आजकल वो चांद संग करवट बदलता है। क्या बात। सुना है आजकल वो चांद संग करवट बदलता है। आजकल वो चांद संग करवट बदलता है। तो फिर तय है कि पूरी रात छत पर तारे गिनता है। क्या बात। वाह। तय है कि वो पूरी रात छत पे सुना है आजकल वो चांद संग करवट बदलता है। तो फिर तय है कि पूरी रात छत पर तारे गिनता है। और इंसान से फरिश्ता होने के अपने सितम भी हैं। इंसान से फरिश्ता होने के अपने सितम भी हैं। जो जितना ऊंचा दिखता है वो उतना तन्हा रहता है। जो जितना ऊंचा दिखता है वो उतना तन्हा रहता है। और इस पूरे विषय से अलग, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब विनय भैया जब गांव की बात कर रहे थे तो इसी गज़ल का एक शेर है जो वहाँ से जुड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले विनय भैया की कविता में था ना कि जो है सूतक मनाने के लिए या दुख मनाने के लिए पूरे गांव पूरी परिवारी एक साथ होती है। तो वहाँ के शहर और गांव का जो अंतर है कि यहाँ लाशें बुजुर्गों की भी कांधों को तरसती हैं। यहाँ लाशें बुजुर्गों की भी कांधे को तरसती हैं।
वहाँ छप्पर उठाने गांव पूरा उमड़ा रहता क्या है। वाह, बात, बिल्कुल सही बात। क्या वाह। बात, वाह। फिर से भैया, फिर से। यहाँ लाशें बुजुर्गों की भी कांधे को तरसती हैं। यहाँ मतलब लाशें शहर में बुजुर्गों की भी कांधे को तरसती हैं। वहाँ छप्पर उठाने गांव पूरा उमड़ा रहता है। गांव पूरा उमड़ आता है। क्या बिंब है, और यही यथार्थ है। आपने भैया जो तारों वाली बात कही, चांद वाली बात कही कि सुना है वो चांद संग करवट बदलते हैं, भैया आपका एक से कनेक्टेड, क्योंकि मेरे दिमाग में तुरंत वो आपका शेर आया, मतलब भोजपुरी का शेर, मतलब क्या एक्सपेरिमेंट है। तो उसमें आप कहते हैं कि बेवफा बन के चला जिए के, बेवफा बन के चला जिए के। जैसे है क्या कि बिना मतलब बेवजह लोग जो है ना एक दूसरे को उम्मीद पाले रखते हैं। हाँ हाँ हाँ। और प्रेम का मतलब ये उम्मीद है ही नहीं। प्रेम, जब आप प्रेम में हो जाएंगे तो फिर वह स्वतः स्फूर्त हो जाएगा। किसके ऊपर लादना प्रेम नहीं है। तो इसी भावना से है कि बेवफा बन के चला जिए के, वफा के नाम जाम पिए के, बेवफा बन के चला जिए के, वफा के नाम जाम पिए के, वफा के नाम जाम पिए के, लोग पागल बा दूसरे के खून पियले में, लोग पागल बा दूसरे के खून पियले, लोग पागल बा दूसरे के खून पियले में, बाउर का बा शराब पिए के। हाँ, तो फिर बाउर का बस शराब पिए में। लोग पागल बा दूसरे के खून पियले में, बाउर का बा शराब पिए के। छोड़ द बात जौन घाव बनौले रहे, छोड़ द बात जौन घाव बनौले रहे, आव फाटल पुरान सिए के। हाँ, छोड़ द बात जौन घाव बनौले, छोड़ द बात जौन घाव बनौले रहे, आवा बंटवारा खत्म कर। हाँ, छोड़ द बात जौन घाव बनौले रहे, आव फाटल पुरान सिए के। अजोर दी है बाकी झांक लिया अपनों में, अजोर दी है बाकी झांक लिया अपनों में, अनहार तोरे रहेला दिए के, अनहार तरे रहल दिए के, अनहार तोरे रहेला दिए के, चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा। तो अजोर दी है बाकी झांक लिया अपनों में, अपनों में। अनहार तोरे रहेला दिए के। भैया एक एक रचना में अभी और आग्रह करूँगा और फिर ये एपिसोड यहाँ ख़त्म करेंगे। तो आपकी कविता है भैया लम्हा लम्हा दर्द, ये एक गज़ल है, लेकिन आमतौर पे मैं सुनाने से परहेज करता हूँ मैं, फिर भी क्योंकि जिस मूड से हूँ उस मूड की है नहीं ये। आज आज़ादी का दिन, आज़ादी के दिन मूड से आज़ाद होकर के बात कीजिए। आज़ादी चाहिए, आज़ाद हो। तो आज तो आपको स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो यूं है कुछ कि लम्हा लम्हा दर्द है क्या, बोलो ना। क्या बात है। लम्हा लम्हा दर्द है क्या, बोलो ना, बोलो ना। यार मोहब्बत मर्ज है क्या, यार मोहब्बत मर्ज है क्या, बोलो ना, बोलो ना। और कतरा कतरा खूं का तेरे नाम किया, कतरा कतरा खूं का तेरे नाम किया, कतरा कतरा खूं का तेरे नाम किया, अब भी कोई अर्ज है क्या, अब भी कोई अर्ज है क्या, बोलो ना, बोलो ना। क्या बात है, बोलो ना की जवाब। यार जिंदगी बहुत हुई, यार जिंदगी बहुत हुई भारी है, यार जिंदगी बहुत हुई भारी है, सांस न लूं तो हर्ज है क्या, बोलो ना, तो बोलो ना, बोलो ना। और क्या मिलना छूटा लेकिन मैसेज कॉल तो कर, मिलना छूटा लेकिन मैसेज कॉल तो कर, उसमें भी कुछ खर्च है क्या, उसमें भी कुछ खर्च है क्या, बोलो ना, बोलो ना। और ये शेर सारी बातों से बिल्कुल अलग की खर्च है। फीस, किताबें, कपड़े, दवाई, नखरे भी, फीस, किताबें, कपड़े, दवाई, नखरे भी, बाप होना भी कर्ज है क्या, बाप होना भी कर्ज है क्या, बोलो ना,
बाप होना भी कर्ज है क्या, बोलो ना, लूट लिए। बोलो ना। क्या बात है भैया, आपसे आग्रह है, वो एक और गज़ल है छोटी सी, आपके उसी टेम्परामेंट से है जैसे पिछली वाली कविता थी। तोहके चित से उतार देले बानी, आपन गलती सुधार लेने बानी। इसकी 2-4 लाइनें हम पढ़ देते हाँ हाँ हाँ। कि तोहके चित से उतार दिले बानी, तोहके चित से उतार देले बानी, तोहके चित से उतार दिले बानी, अपन गलती सुधार लेले बानी। अपन गलती सुधार चित्त ले। में बैठा गलती के ले रहे हैं। तोहके चित से उतार दिले बानी, अपन गलती सुधार लेले बानी। आ जितना नगदी में तू खर्चा कैलू, जितना नगदी में तू खर्चा कैलू, जितना नगदी में तू खर्चा कैलू, ओकरा दूना उधार देले बानी। उधार देले बानी। हाँ, जितना नगदी में तू खर्चा कैलू, ओकरा दूना उधार देले बानी। जेकरा जमन बुझाए उ ले जा, जेकरा जौन बुझाए जमन बुझाए उ ले जा, बान्हल गठरी छितार देले बानी। बान्हल गठरी चिता दिले वाली। हाँ हाँ। बतरस की महाबैठकी का दूसरा भाग हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं। स्वाधीनता दिवस का अर्थ इन अर्थों में बहुत बढ़ जाता है कि भारत का सभी रंग सभी तक पहुँचे। कुछ 4, 5, 10 रंग उड़ते रहें और वही पहुँचे 10, 5, 15 तक, ये स्वाधीनता नहीं है। सभी रंग सभी कोने से सभी कोने तक पहुँचे, ये स्वाधीनता है। आज बतरस की कोशिश वही थी। बहुत बहुत आभार भैया, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें उन पुराने दिनों में लौटाने के लिए। और इस स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं, और सब लोग पूर्ण मन से स्वतंत्र होकर इस बतरस का आनंद लें। और इस बतरस में जितना रस खोजेंगे, एक एक रसों को निकालते जाइए, रस में डूब जाइए, और फिर स्वतंत्र होकर इन रसों का सब लोग आनंद लें। यही सबसे जो है कि हमारी कामना है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सुंदर बैठकी को जो है कि एक होस्ट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार भैया, आभार आभार।